नमस्कार, आप देख रहे हैं टैक्स गुरु। मैं हूं प्रियंका संभव। एक बार फिर हाजिर हैं हम आपकी टैक्स प्लानिंग के लिए, ताकि आप बचा सके ज्यादा से ज्यादा टैक्स। और आज के शो में हम आपको देंगे टैक्स से जुड़े प्रावधानों की जानकारी, साथ ही देंगे आपके सवालों का जवाब भी। मेरे साथ हैं टैक्स एक्सपर्ट cleartax.in की चीफ एडिटर प्रीति खुराना। स्वागत है प्रीति आपका। हमारे पास ढेरों सवाल है आपके लिए, लेकिन उससे पहले शो का फोकस आपको बता देते हैं। क्या होती है कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम और कौन उठा सकते हैं इसका फायदा, आज जानेंगे। अगर परमानेंट अकाउंट नंबर के डिटेल्स में कोई बदलाव करना है तो क्या होती है इसकी प्रक्रिया, कैसे कराएं, एनआरआई को भारत में निवेश के पहले किन बातों का रखना होता है ख्याल, इन सब टॉपिक्स पर रहेगा हमारा ध्यान। लेकिन सबसे पहले बात कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम की। इस स्कीम के बारे में प्रीति हमारे पास ढेरों सवाल आते हैं, तो मुझे लगा कि इसकी डिटेलिंग से आज शुरुआत की जाए। तो बताइए। देखिए, जब भी आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स आपको होते हैं, आपने घर बेचा है या टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स जब होते हैं, तो एक प्रावधान होता है जिसके अंडर आप उन गेन्स पर टैक्स बचा सकते हैं। बट वो टैक्स बचाने के लिए आपको उनको री इन्वेस्ट करना होता है बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। तो रिटर्न फाइल करने से पहले ही उनको या तो नया घर खरीदिए या फिर कंस्ट्रक्शन में लगाइए। बट अक्सर ऐसा होता है कि जब आप नया घर खरीदने जाते हैं तो उसमें पैसा जमा करना है या पेपर वर्क इतना इन्वॉल्व है कि आप 31 जुलाई तक, ड्यू डेट तक आप ये सब नहीं कर पाते हैं। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए सरकार ने एक बहुत अच्छा प्रावधान रखा हुआ है कि अगर आपकी जो गेन्स हैं उनको आप कैपिटल गेन्स अकाउंट स्कीम में जमा कर देते हैं रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट तक, तो जो है आप एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं अपनी रिटर्न में। और मतलब रिटर्न फाइलिंग के बाद उन गेन्स को जो है उस अकाउंट से निकाल करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये अकाउंट जो है कुछ ही बैंकों के साथ खोला जाता है। इनफैक्ट इसमें जो बैलेंस होता है उस पर इंटरेस्ट भी मिलता है। बट एक बात का ध्यान रखिए कि एग्जेम्पशन तो आपने ले ली रिटर्न में, मगर इन गेन्स को जो है उस अकाउंट से निकाल करके या तो प्रॉपर्टी परचेज कर लीजिए या कंस्ट्रक्ट कर लीजिए। और 3 साल के अंदर अंदर आपको जो है ये करना होता है, नहीं तो दोबारा गेन्स जो है टैक्सेबल कर दी जाएंगी। और कुछ कैपिटल गेन से जुड़े ही सवालों को भी अब शामिल करते हैं, दूर करते हैं शिव चरण वर्मा जी की परेशानी। इन्होंने जून 2016 में 15 लाख रुपए में अपना घर बेचा था, लेकिन नया घर अभी तक नहीं खरीद पाए हैं। इन्होंने कैपिटल गेन अकाउंट नहीं खोलकर पैसे को अपने सेविंग्स अकाउंट में ही रखा था। जानना चाहते हैं कि क्या उन्हें इस रकम पर अब टैक्स देना होगा। देखिए, आपने ये नहीं बताया कि आपने प्रॉपर्टी ओनरशिप आपकी कब से है। तो पहले ये देख लीजिए कि आपकी शॉर्ट टर्म गेन्स हैं या लॉन्ग टर्म गेन्स हैं। तो अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स हैं, यानी कि आपके पास ये एसेट आपने ओन करा था 3 साल से कम में, 3 साल पूरे होने से पहले ही आपने अगर उसको बेच दिया तो शॉर्ट टर्म गेन्स रहेंगी और ये टैक्सेबल होती है किसी और इनकम की तरह ही। तो आपकी टोटल इनकम में इंक्लूड हो जाएंगी और इनकम टैक्स स्लैब्स के हिसाब से आपको जो है इस पे टैक्स भरना होगा। बट अगर आपने 3 साल से ज्यादा इसको होल्ड किया है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स होंगी और इन पे टैक्स रेट कम होता है, 20% होता है। कॉस्ट को भी इंडेक्स किया जाता है। तो आप अभी भी आपके पास टाइम है। आपने जून 2016 में ये एसेट बेचा था, तो ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग तक, यानी कि 31 जुलाई 2017 तक, जब तक आप फाइनेंशियल ईयर 16-17 की रिटर्न फाइल करेंगे, अभी आपके पास टाइम है। तो आप सोच लीजिए कैसे आप ये गेन्स जो है इनको इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या कैपिटल गेन्स अकाउंट स्कीम में भी ट्रांसफर कर सकते हैं सेविंग्स अकाउंट स्कीम से और टैक्स बचा सकते हैं। तो समय है और इसको जरूर बचाइए। अगला सवाल रजत पाठक का है। इन्होंने खेती की जमीन 8 लाख रुपए में खरीदी है, जिसे वो साल भर बाद 10 लाख रुपए में बेचना चाहते हैं। रजत पूछ रहे हैं कि क्या उन्हें होने वाले मुनाफे पर टैक्स देना होगा। देखिए प्रियंका, सबसे पहले तो ये देखना होगा कि इनका जो एग्रीकल्चर लैंड है वो कैपिटल एसेट है या नहीं है। तो अगर वो रूरल इंडिया में वो लैंड है तो उस रूरल लैंड पर, उस एग्रीकल्चर लैंड पर अगर बेचा जाए तो कोई भी टैक्स नहीं बनता है, उसको कैपिटल एसेट नहीं माना जाता है। तो इसकी एक पूरी डेफिनेशन दी गई है इनकम टैक्स एक्ट में कि किस लैंड को रूरल लैंड मानेंगे। तो इनको एक एक्सपर्ट की मदद लेनी होगी। इनको पहले आइडेंटिफाई करना होगा कि ये कैपिटल एसेट है या नहीं है। अगर मान लीजिए है, अगर आपने जो लैंड बेचा है वो कैपिटल एसेट है, तो 10 लाख पे आप बेच रहे हैं, साल भर के अंदर बेच रहे हैं, तो 2 लाख
आपकी गेन्स होंगी और ये फुली टैक्सेबल होंगी। आपको इसको अपनी इनकम में इंक्लूड करके उसको अपने इनकम टैक्स स्लैब्स के हिसाब से उस पर टैक्स देना होगा। अगला सवाल पूछने के लिए बंगलुरु से हरीश गौर मेरे साथ फोन लाइन पर है। नमस्ते हरीश जी, प्रीति खुराना हमारी टैक्स एक्सपर्ट आपकी मदद के लिए, बताइए क्या परेशानी है। नमस्कार प्रियंका, नमस्कार प्रीति जी। थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग a wonderful platform for us to clarify our doubt. I have a question. I'm working in a German company and company is giving me a share which I'm purchasing every month. Okay. So my question is which ITR है, कौन सा ITR मुझे फाइल करना चाहिए? एंड इससे जुड़ा हुआ दूसरा सवाल है, कंपनी हमको डिविडेंड देती है, वो डिविडेंड 27% जर्मन टैक्स कट करने के बाद फॉरेन डिविडेंड हमारे अकाउंट में आता है, तो उसको कैसे दिखाना है रिटर्न में? ओके, देखिए हरीश जी, पहले आपको ये देखना होगा कि आप रेजिडेंट हैं इंडिया में या नहीं। तो अगर आप इंडिया में रेजिडेंट हैं, तो अगर आप किसी भी कंपनी के, जो कि एक फॉरेन कंपनी है, उसके शेयर्स ओन करते हैं, तो आपके लिए मैंडेटरी है कि आप रिटर्न फाइल करें और इन शेयर्स को जो है आप डिस्क्लोज करें। आपकी जो फॉरेन एसेट्स हैं इनको डिस्क्लोज करना मैंडेटरी है। तो इसके लिए आपको ITR 2 फाइल करनी होगी और ITR 2 में एक शेड्यूल होता है, उसका नाम होता है शेड्यूल FA, यानी कि फॉरेन एसेट्स। तो फॉरेन एसेट्स में कुछ डिस्क्लोजर्स होते हैं, वो आपके लिए करने मैंडेटरी हैं, तो इनको प्रॉपर्ली डिस्क्लोज करिए। अब रही बात डिविडेंड इनकम की, तो देखिए डिविडेंड जब मिलता है एक इंडियन कंपनी से, तो इंडियन कंपनी के लिए रूल्स होते हैं कि उनको DDT यानी कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, वो डिडक्ट करके ही वो आपको डिविडेंड देते हैं और वो इनकम आपके हैंड्स में एग्जेम्प्ट होती है अंडर सेक्शन 1034। बट ये फॉरेन कंपनी है, तो फॉरेन कंपनी से अगर आपको डिविडेंड मिला है तो आपको अपनी रिटर्न में उसको इंक्लूड करना होगा, इस पे टैक्स भरना होगा। और जैसे कि आपने बताया कि जर्मनी में ऑलरेडी इस पे कुछ टैक्स कटता है, तो उस टैक्स का जो है आप क्रेडिट ले सकते हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि वहां भी टैक्स देना पड़ेगा, यहां भी देना पड़ेगा। जो आपने वहां पे टैक्स भरा है उसको जो है उसका क्रेडिट ले लीजिए अपनी इंडियन इनकम टैक्स रिटर्न में। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। नवीन अग्रवाल जी का सवाल आया है, पीएफ से पैसे निकालने पर टैक्स लायबिलिटी ये समझना चाहते हैं। नवीन जी ने जून 2013 से जून 2016 तक एक कंपनी में काम किया जहां उनका पीएफ अकाउंट था। जून 2016 के बाद उन्होंने जो नई कंपनी ज्वाइन की है वहां पीएफ की सुविधा नहीं है। तो नवीन समझना चाहते हैं कि वो अब इस पीएफ अकाउंट से पैसे निकाल लें ताकि उन्हें टैक्स ना देना पड़े या कुछ और दिन इंतजार करना चाहिए। देखिए नवीन, अगर 5 साल से पहले आप अपना पीएफ विड्रॉ करते हैं तो वो टैक्सेबल रहता है। अब चाहे वो 5 साल आप एक ही कंपनी में बिताएं या 2 कंपनीज में स्प्रेड ओवर हो, बट 5 साल से पहले अगर आप पीएफ विड्रॉल करेंगे तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो अब आपको ये समझना चाहिए कि रूल्स क्या कहते हैं। तो पुराना जो रूल था वो ये कहता था कि फुल पीएफ विड्रॉल जो है वो अलाउड होता है। अगर आप 2 महीने से ज्यादा आप जॉब में नहीं हैं तो आप सारा का सारा पैसा जो है निकाल सकते हैं। बट जो लेटेस्ट रूल्स है वो ये कहते हैं कि फुल विड्रॉल इज नॉट अलाउड। तो ये देखिए कि क्या कंपोनेंट्स हैं आपकी ईपीएफ के। एक तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है और उस पे इंटरेस्ट है, एक आपका अपना कंट्रीब्यूशन है और उस पे इंटरेस्ट है। तो ये 4 कंपोनेंट हैं। तो इनमें से आप खाली अपना पोर्शन और उस पे जो इंटरेस्ट है उसको आप विड्रॉ कर सकते हैं। मगर इस बात का ध्यान रखिए कि इसमें एक डिटेल कैलकुलेशन करनी होगी, आपका कितना आपने जमा किया, उस पर इंटरेस्ट कितना बना, और टीडीएस भी रहेगा अगर 50,000 से ज्यादा आपका विड्रॉल है। बट मैं आपको यही रेकमेंड करूंगी कि 5 साल तक इंतजार करिए, नहीं तो टैक्स जो है भारी पड़ जाएगा। हो सके तो इसको बटोर करके रखिए और डेफिनेटली 5 साल से पहले ना निकालिए। यानी भले ही कंपनी में काम नहीं करते हो लेकिन 5 साल तक आप इसको सुरक्षित रखें, इससे पैसे ना निकालें। ये है प्रीति की सलाह आपके लिए। और अब मुंबई से संजय अरोड़ा मेरे साथ फोन लाइन पर है। नमस्ते संजय जी, प्रीति खुराना है मेरे साथ टैक्स एक्सपर्ट, आपकी मदद करेंगी, पूछिए अपना सवाल। धन्यवाद मैडम। मेरा ये सवाल था, अभी मेरी शादी हुई थी फरवरी 17 में और मुझे करीब 3 लाख के मुझे गिफ्ट मिले हैं, इंक्लूडिंग कैश, सिल्वर कॉइन, गोल्ड कॉइन। आई हैव गॉट दिस फ्रॉम माय फ्रेंड्स और रिलेटिव्स से मिले थे। इसका टैक्सेबिलिटी क्या है? क्या ये जो अमाउंट है टैक्सेबल होगा? कैन आई डिपॉजिट द कैश इन द बैंक अकाउंट द सेम डे? मेरा ये क्वेश्चन बाय द इनकम टैक्स अथॉरिटी। और एक और सवाल था, मैंने एक गिफ्ट दिया था तो माय कजन सिस्टर ऑफ 3 लाख रुपीज एंड फॉर सन ऑफ 2 लाख रुपीज बाय चेक। तो कैन आई शो दिस एज अ गिफ्ट टू देम और विल देयर बी टैक्सेबल दिस अमाउंट? आप मुझे आपकी सलाह दीजिए प्लीज।
देखिए पहले तो आपको मुबारक हो आपकी शादी पर, बट ये देखिए कि जो भी आपको गिफ्ट्स मिलते हैं ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज वो सभी एग्जेम्प्ट होते हैं, तो उन पे कोई टैक्स नहीं होता है, ना ही रिसीवर के लिए और ना ही गिवर के लिए, तो उस पर कोई टैक्स इम्प्लीकेशन नहीं रहेगी। उसमें चाहे फ्रेंड्स ने दिया हो या रिलेटिव्स ने दिया हो, वो सभी के लिए जो है आपने रिसीव किया तो वो एग्जेम्प्ट है आपके हैंड्स में। बट कुछ सिचुएशंस में फ्रेंड्स से जब पैसा लेते हैं तो वो टैक्सेबल हो सकता है। अब रही बात कि आप ये कैश डिपॉजिट कर सकते हैं नहीं, तो अब इस बात का ध्यान रखिए कि 1 अप्रैल 2017 से आप 3 लाख रुपए से ज्यादा किसी से कैश में रिसीव नहीं कर सकते, तो ये उससे पहले का है। और आपका लेजिटिमेट रीजन है, आपके पास एक वेडिंग कार्ड होगा, पूरे डॉक्यूमेंट्स होंगे, तो आप बिल्कुल बैंक जाकर के इस कैश को जमा कर सकते हैं। कैश जमा करने पर कोई रोक नहीं है बैंक में, तो जाके इसको डिपॉजिट कर दीजिए, कोई टैक्स इम्प्लीकेशन नहीं है। जहां तक रही बात कि आपने गिफ्ट दिया है अपनी कजन सिस्टर को, उनके बेटे को, तो इसमें वैसे तो ये टैक्स एग्जेम्प्ट रहेगा क्योंकि वो रिलेटिव की डेफिनेशन में आते हैं। तो नॉट ओनली गिफ्ट्स ऑन मैरिज आर एग्जेम्प्ट, गिफ्ट्स रिसीव फ्रॉम रिलेटिव्स भी एग्जेम्प्ट होते हैं, तो ये भी एग्जेम्प्ट रहेगा। रिलेटिव्स में आपके भाई बहन, स्पाउस, पेरेंट्स और कजन भी इंक्लूड हो जाते हैं, क्योंकि अगर फादर के ब्रदर या सिस्टर है तो उनके बच्चे हैं, तो वो सभी इंक्लूड हो जाते हैं। उनसे अगर गिफ्ट लिया है या दिया है तो वो एग्जेम्प्ट रहता है। बट एक बात का ध्यान रखिए कि क्लबिंग हो सकती है, तो अगर वो ये पैसा इन्वेस्ट करते हैं और उससे कोई इनकम होती है तो वो इनकम जो है वो आपके रिटर्न में इंक्लूड करी जा सकती है। तो प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करिए गिफ्ट को, रीजन देखिए क्या है, और इसको एक टैक्स इवेजन मैकेनिज्म की तरह यूज मत करिए। ऑल द बेस्ट यू। लेते हैं एक ब्रेक यहीं पर, और ब्रेक के बाद अगर पैन कार्ड के डिटेल्स में आप करना चाहते हैं बदलाव तो कैसे होगा ये बताएंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु, टैक्स से जुड़े आपके सभी सवालों का जवाब देते हैं हम। मेरे साथ है टैक्स एक्सपर्ट प्रीति खुराना। प्रीति, आपसे समझना चाहते हैं कि जो परमानेंट अकाउंट नंबर यानी कि पैन नंबर होता है, उसमें उस कार्ड में अगर कोई बदलाव करवाना चाहता है तो क्या प्रक्रिया होती है? देखिए, पैन नंबर जो है अगर उसमें कुछ भी आपको चेंज कराना है, नेम है या कोई पर्टिकुलर्स चेंज कराने हैं, तो ये सभी जो है आप ऑनलाइन कर सकते हैं। टिन NSDL की वेबसाइट है, वहां पर जाइए, पूरा प्रोसीजर वहां पे लिस्टेड है। तो आप नया पैन अप्लाई करना चाहते हैं, कुछ चेंज कराना चाहते हैं, करेक्शन कराना चाहते हैं, तो ये सभी कुछ ऑनलाइन हो सकता है। आप पेपर में भी उसको प्रिंट कर सकते हैं और अपना एप्लीकेशन स्टेटस भी आप ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं, तो ये आसान है करना। लेकिन एक उलझन हमारे एक दर्शक भेज रहे हैं जिनका नाम रमेश कुमार है, इन्होंने ट्विटर के जरिए हमसे संपर्क किया है। इन्होंने पिक्चर भेजी है 2 पैन कार्ड की, जिसमें पैन नंबर भी सेम है, जिस शख्स का पैन कार्ड है उनका नाम भी सेम है, सारी डिटेल सेम है, लेकिन 2 अलग अलग लोग हैं ये। अब वो कह रहे हैं कि मैं क्या करूं, मैंने इनकम टैक्स विभाग को मैं लिख चुका हूं पर मेरी समस्या दूर नहीं हो रही है। आप मदद कर पाएंगे रमेश कुमार की? देखिए प्रियंका, लग रहा है कि कुछ गलती हो गई है किसी एंड पर, क्योंकि नंबर भी आप बता रही हैं कि सेम है पैन नंबर। तो इस सिचुएशन में मैं उनको यही कहूंगी कि आप जो है ये वाला पैन जो है जो आप यूज कर रहे हैं इसको सरेंडर कर दीजिए। रीजन बताइए कि डुप्लीकेट पैन इशू हो गया है या कुछ गलती हो गई है, और नए पैन के लिए अप्लाई करिए। चलिए, तो रमेश जी, नए पैन के लिए आपको अप्लाई करना होगा, अपना ये वाला पैन कार्ड जो है इसे आपको सरेंडर करना होगा। अगला सवाल भी पैन से ही जुड़ा हुआ है और इसे पूछने के लिए मेरे साथ इलाहाबाद से राजेंद्र प्रसाद गुप्ता जी फोन लाइन पर हैं। नमस्ते सर, स्वागत है आपका। बताइए क्या परेशानी आ रही है आपको? जी नमस्कार। ऐसा है मैम, मेरी डॉटर बिफोर मैरिज मैंने उसका एक पैन कार्ड बनवाया था और यहाँ उसका PPF अकाउंट और सेविंग बैंक अकाउंट सब खोल दिया था। अब 10 साल पहले उसकी शादी हो गई, वो दिल्ली चली गई और 2 साल पहले उसकी एक वहाँ सर्विस लग गई और उसने नए सरनेम से एक नया पैन कार्ड अप्लाई कर दिया। वहाँ सैलरी अकाउंट भी एक्सिस बैंक में खुला हुआ है, आधार कार्ड भी वहाँ दिल्ली में है। अब मुझे ये एडवाइस किया जाता है कि दोनों पैन कार्ड में से एक सरेंडर कर दीजिए। अब मेरी समस्या मेरी ये समझ नहीं आ रहा, मैं पुराना पैन कार्ड जिसके बारे में मैं कुछ ITR फाइल कर चुका हूँ और नए पैन कार्ड में कोई ITR फाइल नहीं हुई है, लेकिन नया पैन कार्ड उसके एम्प्लॉयर्स के पास है। इट इज कनेक्टेड विद दी बैंक अकाउंट ऑल्सो एट दिल्ली एंड आधार नंबर एड्रेस इज ऑल्सो एट दिल्ली।
देखिए, ये प्रियंका बहुत ही एक कॉमन इशू रहता है, स्पेशली विमेन के साथ। तो शादी होने से पहले और बाद में जो है पर्टिकुलर्स चेंज हो जाते हैं, और कई बारी लोग ये गलती कर बैठते हैं कि वो नया पैन अप्लाई कर देते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हमेशा याद रखिए कि अगर नेम चेंज होता है तो खाली पैन कार्ड में आप खाली नाम बदलवा सकते हैं, तो नंबर वही रहता है। तो अगर आपने कहीं दिया हो तो दिक्कत नहीं होती। बट जैसे कि ये बता रहे हैं कि ऑलरेडी दूसरा पैन अप्लाई हो चुका है, तो मैं यही कहूंगी कि जो लेटेस्ट पैन है उसको यूज करिए। जो पुराने बैंक अकाउंट्स हैं, पुराने सेविंग्स हैं, उनमें जाकर के नया पैन कार्ड जो है वो दिखाइए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये कहता है कि हर इंडिविजुअल के पास एक ही पैन नंबर होना चाहिए। तो जो पुराना पैन है उसको सरेंडर कर दीजिए और उसी नए वाले पैन के साथ चलिए। ये जो सरेंडर एप्लीकेशन है इसको आप ऑनलाइन भर सकते हैं टिन NSDL पे, या आप पेपर एप्लीकेशन भी जमा कर सकते हैं। तो एक ही पैन यूज करिए, नया वाला। तो गुप्ता जी, आपको बिटिया का अपना जो पुराना पैन है उसे सरेंडर करना होगा। और बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी जो प्रीति ने हमें दी है कि जब नाम बदलता है तो आप केवल नाम बदल सकते हैं और पैन नंबर उसी को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। राइट प्रीति? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है जो शायद हमें से कई लोगों को शायद ना भी पता हो। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कच्छ गुजरात से मेरे साथ फोन लाइन पर प्रोफेसर जयप्रकाश नथानी जी हैं। नमस्ते नथानी जी, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार मैडम। माय डेट ऑफ बर्थ falls in the current financial year in the month of January. My question is, in which assessment year will I get the benefit of senior citizens under the Income Tax Act? ओके, जैसे कि आपने बताया कि आप इस साल जो है आप 60 साल की उम्र के होने वाले हैं, तो आपको इसी फाइनेंशियल ईयर से जो है बेनिफिट मिलेगा हायर एग्जेम्पशन का। 3 लाख रुपए का आप एग्जेम्पशन ले सकते हैं। तो असेसमेंट ईयर 17-18 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 16-17 जो अभी चालू है, इसी में आप हायर एग्जेम्पशन लिमिट ले सकते हैं। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर। ब्रेक के बाद बताएंगे NRI को भारत में निवेश के पहले किन बातों का रखना होता है ख्याल। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु। मेरे साथ प्रीति खुराना बनी हुई है आपकी मदद करने के लिए और अगला सवाल पूछने के लिए बहुत दूर से हमारे एक दर्शक जुड़े हैं। कतर से मेरे साथ फोन लाइन पर है रवि कुमार डे। नमस्ते रवि जी, स्वागत है आपका। बहुत अच्छा लगा कि आप इतने दूर रहते हैं पर आप हमारा शो वहां भी देखते हैं। अब बताइए क्या समस्या है आपकी। नमस्ते प्रीति जी, नमस्ते। आप लोगों का तो शो मैं कंटिन्यू देखता हूँ। मेरा क्वेश्चन ये था मैडम, जैसे हम लोग ये गल्फ कंट्रीज में जॉब करते हैं, ठीक है, तो हम लोग को कैसा जो स्टेटस होता है, या क्या NRI का स्टेटस मिलता है या NRE? तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन था। ठीक है। और हाँ, और जो है कि जैसे मैं 6 साल से कतर में जॉब करता हूँ रेगुलरली, जैसा इंडियन मार्केट में जैसे शेयर्स हो गया, म्यूचुअल फंड, PPF, फिर कुछ इंश्योरेंस है और LSS पे भी मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ। तो अभी जैसा टैक्सेशन का इसमें कैसा हम उसको शो करें इंडियन मीन्स वहाँ पे, तो ये मेरा क्वेश्चन था कि यदि टैक्स मुझे भरना है तो किस टाइप का फॉर्म मुझे फिल करना पड़ेगा, ठीक है, और जो मैं कतर में जो इनकम करता हूँ उसको कैसा शो करूँ मैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि आपका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है। तो अगर आप 182 डेज से कम रहे हैं इंडिया में, और जैसा कि आपने कहा कि आप 6 साल से बाहर रह रहे हैं, तो जहां तक मुझे लगता है आपका स्टेटस जो है नॉन रेजिडेंट इंडियन यानी कि NRI होगा। तो आपको अपना स्टेटस देखना होगा कि आप रेजिडेंट हैं या आप नॉन रेजिडेंट हैं। और अगर आप नॉन रेजिडेंट हैं तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं इक्विटी में या फिर स्टॉक मार्केट पे ट्रेडिंग करते हैं, तो इसके लिए कुछ रूल्स और रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं जो RBI ने बताए हुए हैं। तो एक रूल ये कहता है कि खाली आप पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम जो होती है, एक डेजिग्नेटेड बैंक्स ये रन करते हैं, खाली उन्हीं के थ्रू आप स्टॉक मार्केट में एंटर कर सकते हैं। आप खाली डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग कर सकते हैं स्टॉक मार्केट पर। तो और आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, जो आप पेमेंट्स करते हैं, वो भी NRE या NRO अकाउंट के थ्रू होनी चाहिए। तो बहुत सारे रूल्स बने हुए हैं NRIs के लिए। आप ये देखिए कि
आप उन रूल्स को फॉलो कर रहे हैं प्रॉपरली, आप डेफिनेटली पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट करते रह सकते हैं। अगर आपका पुराना पीपीएफ खुला हुआ है, नया पीपीएफ अकाउंट नहीं खोल सकते हैं, LIC आप ले सकते हैं। तो इन सब बातों का ध्यान रखिए। और कौन सा फॉर्म आपको भरना है ये डिपेंड करता है कि आपकी इनकम्स किस तरह की हैं। तो मान लीजिए जैसे आपने बताया आप शेयर ट्रेडिंग करते हैं, तो अगर आपकी टैक्सेबल कैपिटल गेन्स हैं तो आपको ITR 2 भरना होगा। तो जो फॉर्म होता है वो डिपेंड करता है कि आपकी इनकम क्या है। तो मान लीजिए आपकी कैपिटल गेन्स नहीं है, टैक्सेबल कैपिटल गेन्स नहीं है, तो हो सकता है कि आप ITR 1 भी भर सकें। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करिए रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है, फिर देखिए इनकम्स क्या है और उसके हिसाब से ही फॉर्म भरिए। और इस बात का खासी ध्यान रखिए कि अगर आप NRI हैं तो बहुत सारे रूल्स हैं जो गवर्न करते हैं कि आप इंडिया में कैसे इन्वेस्ट करेंगे। इसी के साथ आप प्रीति, धन्यवाद, आपने वक्त निकाला हमारे शो के लिए, हमारे दर्शकों की मुश्किल दूर की। वैसे अगर टैक्स से जुड़ा कोई सवाल आपको परेशान कर रहा हो तो भेजिए सीधा हमारे पास। आप अपने सवाल हमें SMS के जरिए 51818 पर भेज सकते हैं। अपने सवाल के साथ अपना नाम और फोन नंबर भी जरूर भेजें। साथ ही में हमारा ईमेल एड्रेस भी आपकी स्क्रीन पर है, tax@moneycontrol.com। इस पर भी भेजिए अपने सवाल। हम हाजिर रहेंगे आपकी टैक्स से जुड़े सारी टेंशन को दूर करने के लिए फिर से अगले हफ्ते। नमस्कार।